आपके सामने है कि डेजिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक। जे मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। अगर वो आपसे कहता है नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, तो प्यारे बच्चों इसमें आपको दोनों को कंसीडर करना है। किसको किसको? एंटी एरोमेटिक को भी, एंटी एरोमेटिक को भी, एंड प्यारे बच्चों नॉन एरोमेटिक को भी। इन दोनों को मिलाकर जो आंसर होगा दैट इज वो हो जाएगा हमारा नॉट एरोमेटिक। तो आइए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, केवल हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे कंपाउंड जो हक्कल्स रूल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज सिस्टम को फॉलो करते हैं तथा वे साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं, उसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है अगर वो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, और अगर वह फ्यूज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें हमें पेरिफेरल रेजोनेंस देखना होता है। अगर उसमें 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं 1, 3, 5, तो वो एरोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज सिस्टम को फॉलो करते हैं एंड साइक्लिक है, प्लेनर है, एंड उसमें अगर 4, 8, 12 यानी कहने का मतलब हो गया 2, 4, 6 इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो प्यारे बच्चों वो आपके एंटी एरोमेटिक होते हैं। और जो इन दोनों सिस्टम को फॉलो ना करें वो आपके सामने जनरली नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो आइए इस पर अपन बात करते हैं। पहला वाले कंपाउंड को देखेंगे तो इसके पास 2, 2, 4 और 2, 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मॉलिक्यूल आपका है एरोमेटिक। दूसरा देखिए बेटा, आपके सामने है 2 और 2, 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं 2 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, इवन पेयर है, ये मॉलिक्यूल आपका है, दिस इज द एंटी एरोमेटिक। यहां पे अगर बात करें इस सिस्टम में तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है जो जिसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ। प्यारे बच्चों 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपके सामने ऑड पेयर है, एंड प्यारे बच्चों दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए, यहां पर 2 यहां पर नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज्ड है, तो 2 यहां और 2 यहां, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन ऑड पेयर है, ये मॉलिक्यूल भी हमारे सामने कैसा है? एरोमेटिक है। ये ट्रोपाइलियम कैटायन है आपके सामने। अगर हम यहां बात करते हैं तो 2, 2, 4 एंड 2, 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड प्यारे बच्चों ऑड पेयर है, ये मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने दिखा रहे हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो आपको दिखाया गया है इस तरीके से प्यारे बच्चों नहीं पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है टब शेप में, ये पाया जाता है टब शेप में, नॉन प्लेनर हो जाता है प्यारे बच्चों टब शेप में, ये नॉन प्लेनर हो जाता है, एंड प्यारे बच्चों दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, ये आपके सामने है नॉन एरोमेटिक। चलिए, ये मॉलिक्यूल आपके सामने 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन या बोल दिया 2 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, ये मॉलिक्यूल हमारे सामने इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, ये है एंटी एरोमेटिक। एंड द लास्ट वन 2 पाई इलेक्ट्रॉन या बोला जाए 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन ऑड पेयर है, एंड प्यारे बच्चों ये मॉलिक्यूल है एरोमेटिक। तो अब उसने पूछा एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक के बारे में। तो एरोमेटिक कौन कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? ए वाला, सी वाला, डी वाला और ई वाला। इसके अलावा अगर आपके सामने बोले तो एच वाला, तो ए सी डी ई एच, ए सी डी ई एच, ए सी डी ई एच। इससे पता चला फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका थर्ड या फोर्थ हो सकता है। अब नॉट एरोमेटिक की अगर वो आपसे बात करता है तो प्यारे बच्चों आपके सामने एंटी एरोमेटिक वाला भी नॉट एरोमेटिक हुआ, नॉन एरोमेटिक वाला भी नॉट एरोमेटिक हुआ, एंटी एरोमेटिक वाला भी नॉट एरोमेटिक हुआ। तो आंसर आपके सामने हो गया बी, एफ एंड जी, एंड यहां पे लिखा है बी, एफ, जी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4,
थर्ड कट हो जाएगा। थर्ड में उसने बोला ओनली एफ इज नॉट एरोमेटिक, वो केवल एफ को बोल रहा है जो नॉन एरोमेटिक है। बेटा एंटी एरोमेटिक भी तो एरोमेटिक नहीं है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नॉट एरोमेटिक। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन प्रारूप रखा है आपके सामने, तो आंसर हो गया आपके सामने, दैट इज द 4। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन एक्वस NaHCO3। तो एक्वस NaHCO3 में कौन सॉल्युबल होंगे? आपने एसिड बेस इक्विलिब्रियम पढ़ा है। ऐसे एसिड, प्यारे बच्चों ध्यान समझना, ऐसे एसिड, ये प्रोटिक एसिड लिखा है, जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होती है, वो NaHCO3 में सॉल्युबल होते हैं या NaHCO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। क्योंकि कोई भी एसिड बेस इक्विलिब्रियम वीक एसिड की तरफ जाती है, वीक एसिड कंपोनेंट की तरफ जाती है, बिकॉज वीक एसिड जो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिनका आसानी से डिसोसिएशन नहीं होता है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी की ओर जाती है। तो अगर हम बात करें, हमें उन एसिड्स को ढूंढना है जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब सोडियम बाइकार्बोनेट से कराया जाता है तो प्यारे बच्चों यहां से HCO3 माइनस, एसिड बेस रिएक्शन यहां से H प्लस लेगा और बन जाएगा H2CO3, और इधर बन जाएगा आपके सामने सॉल्ट CH3COO माइनस Na प्लस। H2CO3 जो होता है प्यारे बच्चों, ये बनते ही टूट जाता है किसमें, CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं यहां बताना भी चाहूंगा कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, वो कार्बन यहां से आया है और ये कार्बन आपके सामने यहां से आया है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए इसको आइसोटोपिक करता हूं 14, तो ये आपके सामने 14 और ये आपके सामने 14। यानी कि अगर ऐसे एसिड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं एंड CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट CO2 कम्स फ्रॉम बाइकार्बोनेट। ये स्टेटमेंट नीचे लिखा है, पढ़ सकते हैं। एसिड व्हिच आर मोर एसिडिक देन H2CO3 आर सॉल्युबल इन एक्वस NaCO3 और रिएक्ट विद एक्वस NaCO3 एंड इवॉल्व CO2 गैस। दिस CO2 कम्स फ्रॉम बाइकार्बोनेट। तो चलिए बेटा, मैंने तो एक स्टेप आपको ज्यादा बता दिया, लेकिन वो तो केवल इतना पूछ रहा है कि कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो हाउ मेनी कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन एक्वस NaCO3, तो आपको देखना है कि कौन आपका एसिड जो है वो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। तो हम जो एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है उसको हम टिक कर देंगे, जो नहीं है उसे हम लोग कट कर देंगे। तो ये H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं रखता है। कार्बोलिक एसिड क्या है? कार्बोलिक एसिड फिनॉल है, और फिनॉल की भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो H2CO3 से ज्यादा नहीं होती, ये भी कट। ACOH क्या है? दिस इज द CH3COOH। ये एसिटिक एसिड ही क्या है? ACOH है। यस, ये रखेगा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी H2CO3 से ज्यादा होगी। पिक्रिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने दैट इज OH, NO2, NO2 एंड NO2, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। इवन दैट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस एसिटिक एसिड से भी ज्यादा होती है। तो यस, ये भी H2CO3 से ज्यादा होगा, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। बेंजोइक एसिड, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड है, रखेगा। सल्फोनिक एसिड बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, यस, ये भी होगा। यानी ये जो हमने टिक किए हैं, करेक्ट का साइन लगाया है, ये सब H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं। तो ये सारे के सारे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, या बोले तो सॉल्युबल इन एक्वस NaCO3। तो आइए काउंट कर लेते हैं। आपके सामने आ रहा है 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर आपके सामने हो गया सेकंड, 4 कंपाउंड। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे बेटा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, कुछ हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया था आपको। नाउ ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम IIT एडवांस का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। उसने आपसे बोला करेक्ट मैच ऑफ द CH बॉन्ड शोन इन बोल्ड, ये CH बॉन्ड आपके सामने दिखाया है, इन कॉलम J विथ देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन कॉलम K। कॉलम K में उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को दिखाया गया है। तो बोला है कि आप इसको मैच करिए। तो बहुत आसान चीज है, आजकल का ट्रेंड बन गया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर क्वेश्चन पूछने का। नीट 25 में भी आया था, ओलंपियाड में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एडवांस में भी पूछे जा रहे हैं, JEE मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। तो यानी इस तरह के क्वेश्चंस को हमें देखना होगा।
तो हमें पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज होता जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जो बनने वाला फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, बनने वाला फ्री रेडिकल, इस CH बॉन्ड को तोड़ो। याद रखना, एक की पॉइंट सुनना, कभी भी अगर आपके सामने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसी बात आ जाए तो उसको आप लोग हमेशा किससे कोरिलेट करोगे प्यारे बच्चों? फ्री रेडिकल से कोरिलेट करोगे। और जिस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि जो स्टेबल ज्यादा फ्री रेडिकल होगा वो आसानी से बनेगा, यानी उसके बॉन्ड को, CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। या तो कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, या कहेंगे उसका बॉन्ड कैसा होगा बेटा? वीक बॉन्ड होगा। तो चलो बेटा, अगर हम बात करते हैं यहां से, ये जो बॉन्ड आपके सामने दिखा रहे हैं, यहां से इसको तोड़ दीजिए फ्री रेडिकल मैनर में, तो यहां से रेडिकल बनेगा। ये आपके सामने PH-CH2 रेडिकल यहां बना दिया। दिस इज द CH3 CH-CH3 रेडिकल यहां बना दिया। ये आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल यहां बना दिया। ये आपके सामने CH ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल यहां बना दिया। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आप देख रहे हो कि ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां हाइपर कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है। डबल बॉन्ड पर यानी पाई बॉन्ड पर अगर फ्री रेडिकल होता है तो लेस स्टेबल होता है, अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ने लगता है। और देख सकते हैं अगर एक पाई बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आपका ऑर्डर ये आएगा, ठीक है ना? ये हाईली अनस्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये आपके स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर हो गया। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर इसका क्या होगा? उल्टा होगा। अगर मैं आपके सामने बोलूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? PH-CH2 रेडिकल। तो इसका सबसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगा। इसमें सबसे छोटा डाटा आपको 88 दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों Q के साथ Q वाला बनेगा, ये Q के साथ आपके सामने आ जाएगा 4। Q के साथ प्यारे बच्चों आपके सामने आ जाएगा 4। नाउ अब देखिए, इसके बाद आपके सामने आया है आइसोप्रोपाइल वाला। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि वैल्यू आएगी 95 वाला हो गया। तो आपके सामने यहां पर आ गया बेटा, दैट इज अ थर्ड हो गया। नाउ इसके बाद अगर आपके सामने देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल आ गया। इसके बाद अगली वैल्यू आती है दैट इज 110 आ गया। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 2। एंड अगला जो आ गया ट्रिपल बॉन्डेड वाला आ गया, यानी वो सबसे कम स्टेबल रेडिकल है, यानी उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपके सामने 132 दैट इज 1। तो आंसर हो गया आपके सामने दैट इज 3421। आंसर आपका फर्स्ट है, आंसर आपका फर्स्ट नजर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर रिवीजन करके जाएंगे। चलिए साहब, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द रिएक्शंस गिवन इन कॉलम 1 विद द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो ये 4 डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हैं और सारे का सारे रिएक्शंस जो हैं एमाइंस चैप्टर से लिए गए हैं। तो एक रिवीजन भी हो जाएगा इसके थ्रू एमाइंस का। उसने बोला अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड या हाफमैन अमोनोलाइसिस। अमोनो का मतलब और लाइसिस का मतलब को समझें। लिसिस का मतलब तोड़ना, अमोनो का मतलब अमोनिया की मदद से तोड़ना। किसको? एल्काइल हैलाइड को। पूरा नाम लिखूं तो अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो देखा जाए रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया, तो इसका हो जाएगा बेटा डी। समझना कोशिश करो, मतलब पढ़ने की कोशिश करो कि अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है। अमोनिया के मदद से आरएक्स की लिसिस करना, ये एक SN2 रिएक्शन होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस की अगर हम आपसे बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये थैलीमाइड की रिएक्शन जब हम सबसे पहले कराते हैं KOH से, फॉलोड बाई RX, ये भी एक SN2 रिएक्शन होता है, एंड फॉलोड बाई एक्वस NaOH। तो प्यारे बच्चों प्राइमरी एमाइन बनता है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन बनता है। तो सेकंड का आंसर हो गया सी। हाफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमाइन बनाना डिसेंडिंग प्रोसेस, स्टेप डाउन प्रोसेस, कार्बन कम होता है। तो इसमें अगर हम आपके सामने लेके आए तो अमाइन विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको हमने बोला ए से। एंड कार्बिल एमाइन रिएक्शन इज ए
रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि प्राइमरी एमाइन चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, NH2 ग्रुप चेंज हो जाता है NC ग्रुप में आइसोसाइनाइड एंड ऑफेंसिव स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखा जाए तो डिटेक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन ये हो जाएगा आपके सामने बी। तो आंसर है DCAB, DCAB आंसर हो गया फर्स्ट। क्विक रिकॉल के लिए मैं आपके सामने कुछ पेज लेके आए हैं, उनको ध्यान से देखना। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड या हाफमैन अमोनोलाइसिस, इन पेज नंबर को देखना, ये आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं कि अमोनिया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और RX आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया खटैक, मैकेनिज्म चलेगी SN2 और सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट मिलता है। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बेस के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन के साथ ये आपके सामने प्राइमरी अमाइन देता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि अगर RX और भी है, एक्सेस में RX ले रखा है या फिर RX की मात्रा थोड़ी भी ज्यादा है, तो ये बना हुआ प्रोडक्ट RNH2 प्राइमरी अमाइन रिएक्शन कर जाएगा एंड प्राइमरी अमाइन, देन सेकेंडरी अमाइन, देन टर्सरी अमाइन, देन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये हो गया आपके सामने अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में आपने देख लिया, थैलीमाइड KOH RX देन एक्वस NaOH या फिर यहाँ पे वाटर भी ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके सामने एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनता है। बिकॉज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज प्यारे बच्चों एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा PHX, क्योंकि आप जब यहां लेते हो RX, ये मैकेनिज्म कौन सी चलती है यहाँ पे SN2, जब आप लेते हो RX तो बनता है RNH2, तो PHX लोगे तब बनेगा PHNH2 और PHNH2 इससे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज PHX जो है वो आपका SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है, देता ही नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए साहब, नाउ अगर अगली बात करते हैं तो हाफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यहां पर 1 डिग्री एमाइड जो है वो प्राइमरी एमाइन में जाता है। आपको ट्रिक के लिए बता सकते हैं कि ऐसे बोल दिया जाता है कि CO हटा ले बाकी चिपका ले तो बन जाता है RNH2। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप मैकेनिज्म में जाओगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो H है वो ये वाला H नहीं है। बिकॉज ड्यूरिंग मैकेनिज्म ये दोनों हाइड्रोजन हटा लिए, एसिड बेस रिएक्शन से हट जाते हैं और जो नए हाइड्रोजन आते हैं यहाँ पे वो एक्वस NaOH से आते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितने मोल ऑफ Br2 और कितने मोल ऑफ NaOH होते हैं? तो 1 मोल ऑफ Br2 एंड 4 मोल ऑफ NaOH खर्च होते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आ चुका है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो CO लॉस हो रहा है ये किस फॉर्म में गेन होता है बाई प्रोडक्ट में? तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने कार्बोनेट के फॉर्म में, यानी ये जो आपके सामने CO है ये आपके सामने कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है जेईई मेंस में। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। और देखना कार्बन कम हुआ है यानी ये डिसेंडिंग या स्टेप डाउन प्रोसेस हो गया। अगला जो है कार्बिल एमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट की अगर हम आपसे बात करते हैं तो यहां पर प्राइमरी अमाइन, चाहे ये प्राइमरी अमाइन आपका एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, कैसा भी होगा प्यारे बच्चों, इसमें 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 3 मोल ऑफ KOH, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। एंड इसके साथ NH2 ग्रुप जो है वो NC में बदल जाता है एल्काइल आइसोसाइनाइड में, और ये ऑफेंसिव स्मेल आता है। समझ आए प्यारे बच्चों? ठीक है, दिस इज द एल्काइल आइसोसाइनाइड, दिस इज द ऑफेंसिव स्मेल, और ये आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार बनता है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने क्विक रिवीजन इस क्वेश्चंस के थ्रू कराना चाहा। मेरा पर्पज यही रहता है एग्जाम के समय ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएं जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा NCERT और आपका सिलेबस जो है वो रिवाइज हो सके, ठीक है ना। इसीलिए हम मेरे क्वेश्चंस में आप ध्यान देखेंगे कि बहुत सारी चीजों को मैंने रिवाइज करने की आपसे कोशिश करी है। तो इसका आंसर हो गया आपके सामने 1। आपने सारी चीजें सीख ली हैं यहाँ पे। नाउ अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लिया जा रहा है आपके सामने कि बताइए गिवन कंपाउंड की जब PCC पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो A बनता है, और अगर आपके सामने कॉपर 573 केल्विन लेते हैं तो B बनता है। अगर आपके सामने बोले तो ये ऐसे भी लिख सकता है CrO3, आपके सामने यहाँ पे दिस इज द पिरिडीन
डॉट HCl, ये ऐसे भी लिख सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। या फिर वो ऐसे भी लिख सकता है, दैट इज CrO3, यहाँ पे C5 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5, और प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, C5H5 1 2 3 4 5 कार्बन है, और ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ बना देगा NH+, और प्यारे बच्चों Cl-, ऐसे भी लिख देगा, किसी भी तरीके से वो लिख कर दे सकता है प्यारे बच्चों। ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रिप्रेजेंट PCC। अब काम क्या है, PCC करता क्या है, तो PCC अगर हम हमारे सामने लें तो प्यारे बच्चों ये 1 डिग्री एल्कोहल को बदलता है एल्डिहाइड में। 2 डिग्री एल्कोहल है अगर आपके सामने, तो इसको बदल देता है प्यारे बच्चों कीटोन में। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है प्यारे बच्चों, तो 3 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता, एंड दिस इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मैंने PCC की बात करी। अब कॉपर की अगर हम बात करते हैं 573 केल्विन में, तो मैंने चीजें यहां पे लिख रखी हैं। यानी कॉपर 573 केल्विन क्या करता है, दिस इज द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, दिस रिएक्शन इज यूजफुल इन डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। आगे फर्दर चीजों को कनेक्ट करते हुए तो ध्यान से समझना, अगर हमारे सामने प्राइमरी अल्कोहल है तो उससे बनाएगा एल्डिहाइड, कॉपर 573 केल्विन भी मैं यहां लिख रहा हूं, कॉपर 573 केल्विन लिख सकता है या 300 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकता है। दिस इज आल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल से प्यारे बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता है। 2 डिग्री एल्कोहल अगर है हमारे सामने तो 2 डिग्री एल्कोहल से प्यारे बच्चों ये कीटोन बनाता है। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्कोहल आ जाए, यहां हमें ध्यान रखना पड़ता है, 3 डिग्री एल्कोहल आ जाए प्यारे बच्चों तो यहां पर ये डिहाइड्रेशन कर देता है, ये आपके सामने डिहाइड्रेशन कर देता है, और डिहाइड्रेशन करके आपके सामने बनाएगा प्यारे बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो गया। देखो अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, दैट इज इथाइल अल्कोहल, तो इससे एल्डिहाइड बन गया एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहां से आपके सामने H निकला, यहां से H निकला। सेकेंडरी अल्कोहल हमने आपके सामने लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, H और H2 निकल गया, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है आपके सामने, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये कीटोन बन गया। सिमिलरली लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है तो प्यारे बच्चों यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है, यहाँ से OH यहाँ से H निकालो, एंड आपके सामने एल्कीन बन गया आइसोब्यूटाइलिन। क्यों ऐसा होता है, ये सारी की सारी चीजें क्लास में डिस्कस करी गई हैं, अभी के लिए बस इतना जरूरी है। तो चलो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, तो ये आपके सामने कौन सा है, ये 3 डिग्री है, ये आपके सामने 2 डिग्री है, और ये आपके सामने 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, इसके अलावा 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, दोनों में कॉमन है। बस फर्क ये है 3 डिग्री अल्कोहल के साथ PCC रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन करके एल्कीन देगा। तो बस देख लो, तो आपके सामने देखा जाए तो पहले 1 डिग्री अल्कोहल को देखो, दोनों में ही एल्डिहाइड होंगे, यहाँ एल्डिहाइड, यहाँ एल्डिहाइड, यहाँ एल्डिहाइड, यहाँ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 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 और एल्डिहाइड, इससे पता नहीं चल रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन होगा, यहाँ भी कीटोन, 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 यहाँ कीटोन नहीं है, तो 4th ऑप्शन कट हो गया। 3 डिग्री अल्कोहल में अब याद रखना कि PCC में नो रिएक्शन, लेकिन कॉपर 573 में डिहाइड्रेशन एल्कीन बनेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नो रिएक्शन है, लेकिन यहाँ एल्कीन नहीं है, तो ये कट हो गया। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसने उल्टा लिख दिया, ये भी कट हो गया। तो आपके सामने बचा कि PCC वाला 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन कॉपर 573 डिहाइड्रेशन करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देगा। तो आंसर हमारा हो गया 3rd। अच्छा क्वेश्चन है, कंपेरिजन अच्छा कराया गया है यहाँ पे। चलिए प्यारे बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, NTA का आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो JEE मेंस हो चाहे वो नीट हो, क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। मैच द टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विद द टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन प्यूरिफिकेशन गिवन इन कॉलम 2। 2 सॉलिड्स, पहले बात है की पॉइंट पकड़ो, 2 सॉलिड्स which have different solubility in a solvent and which do not undergo reaction when dissolved in it। तो जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है सॉलिड और जो इम्प्योरिटी है किसी सुटेबल सॉल्वेंट में, दोनों में डिफरेंस होता है सॉल्युबिलिटी का।
और ये किस मेथड से इनको अलग करते हैं? एक जो होता है फ्रीली सॉल्वेबल होता है और एक जो होता है हाई, मतलब क्या, हाई टेम्परेचर पे दोनों सॉल्वेबल होंगे, लेकिन अगर लो टेम्परेचर है तो एक फ्रीली सॉल्वेबल होगा और एक बहुत ही लेस सॉल्वेबल होगा या इनसॉल्वेबल होगा। इसे हम लोग किस मेथड से निकालते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, जो 1 का आंसर हो गया वो हो गया ई। लिक्विड दैट डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिक्विड जो अपने क्लोज टू बॉइलिंग पॉइंट डिकम्पोज हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उन्हें हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर से सेपरेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, या फिर इसको लिख सकता है प्यारे बच्चों, दैट इज द वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो इसका एग्जांपल आएगा आपके सामने, दैट इज ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लेई, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लेई। और दूसरा एग्जांपल इसका हो जाएगा शुगर केन जूस का कंसंट्रेशन। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। चलिए साहब, नाउ अगला अगर हम आपके सामने देखते हैं तो सेकंड का आंसर हो गया आपके सामने डी। थर्ड, स्टीम वोलेटाइल, अगर हम आपके सामने बोलते हैं दैट इज स्टीम वोलेटाइल लिक्विड अगर आप है तो यहां पे हो जाएगा स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन की बात करें तो यहां पे प्यारे बच्चों दिस इज द ए। स्टीम डिस्टिलेशन में अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपके एग्जांपल्स आते हैं वो आएगा आपके सामने, दैट इज एनिलीन वाटर मिक्सचर, एनिलीन वाटर मिक्सचर हो जाएगा। दूसरा अगर हम आपके सामने बात करें तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, जिसमें जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है प्यारे बच्चों ये आपका होता है स्टीम वोलेटाइल। इसमें आपका पाया जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इसे प्यारे बच्चों आपका पाया जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ये स्टीम वोलेटाइल होता है। जैसे सैलिसिल्डिहाइड की बात करें, इसका अलग एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल और भी लिख दें, दैट इज द सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड जो है इसका आपके सामने, ये आपके सामने आर्थो है, आर्थो आइसोमर, एंड फ्रॉम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, फ्रॉम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और आपका सैलिसिल्डिहाइड क्या होता है? दिस इज द आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और भी एग्जांपल हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिक एसिड फ्रॉम इट्स पैरा आइसोमर। तो इन सब में क्या है? दैट इज द स्टीम डिस्टिलेशन से इसको हम अलग करते हैं। चलिए साहब, तो इसका आंसर आपके सामने हो गया ए, टू लिक्विड्स व्हिच है बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर। और क्लोज टू ईच अदर है तो आपका होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे अगर हम यहां के एग्जांपल की बात करें तो अपन बोलेंगे सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक ना? तो एक कुछ एग्जांपल्स भी मैं साथ में इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है एग्जांपल्स भी आपसे पूछ लिया जाए। नाउ चलिए प्यारे बच्चों, अब आपके सामने आ गया है टू लिक्विड्स विथ लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट तो आपके सामने होगा सिंपल डिस्टिलेशन सी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल है एनिलीन क्लोरोफॉर्म मिक्सचर। तो ये सारे के सारे आपको टाइप भी पता होने चाहिए, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, उनको हम लोग किस डिस्टिलेशन से? सिंपल डिस्टिलेशन से। तो ये एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए। हो सकता है आपसे एग्जांपल्स भी क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो इसका अगर हम आंसर टिक करते हैं तो प्यारे बच्चों हमको मिलता है EDABC। तो EDABC हमारा आंसर हो गया थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, पूरी कोशिश करी गई है ऐसे क्वेश्चंस का चुनाव करना जिससे एक ही क्वेश्चंस में मल्टीपल कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं। चलिए प्यारे बच्चों, नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही कोशिश करी गई है कि आप क्या करें, आप लोग एग्जाम के बहुत करीब हो तो आपको ऐसा पेपर मिलना चाहिए जिस पेपर में आपकी पूरी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज हो,
या जो अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाएं आपके, या एनसीईआरटी में ऐसी कहीं कहीं पे चीजें लिखी हैं जिस पर हमारा फोकस कम जाता है वो रिवाइज हो जाए। तो हमने पूरी कोशिश करी है इसी तरह के पेपर को आपके सामने लेकर आने की। जैसे फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग इज आर, नेमिंग से रिएक्शन है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से। जैसे इस मॉलिक्यूल में देखिए तो CHO ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ा उसे बोलेंगे अल्फा, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा गामा। तो इसका नाम हो जाएगा गामा मिथाइल। क्योंकि कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए स्पेशल सफिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड। तो नाम हो जाएगा गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। उसने पूछा है करेक्ट मैच, तो यस ये मैच तो करेक्ट है। दूसरा मॉलिक्यूल आपके सामने है, दिस इज कॉल्ड एक्रोलीन। एक्रोलीन जो है आपके सामने प्यारे बच्चों, इसे हम लोग एक्राइल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। एक्राइल एल्डिहाइड, एक्रोलीन इज एक्राइल एल्डिहाइड। जानबूझकर मैंने ये दिया है ताकि ये नाम आपके सामने रिवाइज हो जाए, पूछा जा सकता है आपसे सामने। तो एकदम सही है बेटा, एकदम सही है, ये भी करेक्ट है। दूसरा आपके सामने कंपाउंड है अमाइन चैप्टर से। यहां पे आप देखेंगे तो दिस मॉलिक्यूल इज द कॉमन नेम में इसे बोलेंगे एलाइल एमाइन। एलाइल एमाइन NH2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसने आईपैक नेम दिया है। ये एक्रोलीन क्या था? दिस इज द कॉमन नेम। एक्रेल्डिहाइड क्या है? कॉमन नेम। ये आपके सामने इसने आईपैक नेम दिया, लेकिन एलाइल एमाइन क्या है? दिस इज द, ये आपके सामने क्या है? दिस इज द कॉमन नेम। और अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप NH2 है, तो ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, नंबरिंग करेंगे PCC को, तो प्रोप 2 इन 1 एमाइन, एकदम सही है। प्यारे बच्चों एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ये मॉलिक्यूल दिया है, मुझे लगता है कभी ना कभी एग्जाम में जरूर आएगा। दिस इज कॉल्ड ट्राई कार्ब एलाइलिक एसिड, या प्यारे बच्चों इसे हम लोग कार्ब एलाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इसका आईपैक नेम लिखते हैं तो क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एकदम सही है, ये भी मैच सही है। अगला कह रहा है कि पेंट 4 इन 1 आइन इसका नाम है। चलो नाम जो है अपन बाद में देखेंगे, पहले अपने हिसाब से बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं नंबरिंग करते हैं तो इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 यानी 1 और 4 पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 1 और 4 पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन। और जब मल्टीपल बॉन्ड का सिमेट्रिकल पोजीशन होता है प्यारे बच्चों, तो हम इनको आइन से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज अल्फाबेटिकली पहले ई आता है देन वाई आता है। इसके हिसाब से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी। किस कंडीशन में? जब आपका सिमेट्रिकल पोजीशन होता है या कंडीशन होता है, सिमेट्रिकल पोजीशन या कंडीशन होता है। तो यहां पर अब तो हम बात करेंगे किसकी प्रायोरिटी, किसको देंगे? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर 1 2 3 4 और 5, तो देखिए पेंट हो गया। पेंट 1 इन 4 आइन होना चाहिए था, पेंट 1 इन 4 आइन, और वाई आएगा तो इन का ई हट जाएगा। तो ये तो आपके सामने मैच गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो सही कितने हो गए? 4 सही हैं और 1 गलत है। तो ऑप्शन आपके सामने आई थिंक, हाँ ये ऑप्शन यहाँ पे सामने दे रखा है, तो आंसर आपके सामने हो जाएगा 1 2 3 4 मैच सही है, तो आंसर हो जाएगा 3rd। बेटा जानबूझकर ऑप्शन भी मैंने इसलिए रखा है, कहीं तुम में से कोई गलती में 4 यहाँ टिक ना कर दे, सिर्फ 4 सही तो 4 सही कर दे। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, यही सही होगा। 3rd ऑप्शन में 4 मैच सही है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? जरूर कुछ ना कुछ नए नाम से आए होंगे और आपने चीजों को सीखा होगा। नाउ क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल 1 डिग्री एमाइन आर पॉसिबल फॉर C5H13N। तो C5H13N की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों जब आप इसका DU निकालते हो, DU कैसे निकालते हैं? C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइडेड बाई 2, जहां C कार्बन के नंबर को, H हाइड्रोजन के नंबर को, X हेलोजन के नंबर को और N नाइट्रोजन के नंबर को बताता है। अगर हमने DU निकाला तो कार्बन कितने हैं इसके पास? 5। तो प्यारे बच्चों 5 + 1 दैट इज ये हो जाएगा 6, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 13, हेलोजन इसके पास नहीं है, नाइट्रोजन इसके पास 1 है, डिवाइडेड बाई 2। तो प्यारे बच्चों आ गया 6 माइनस 13 माइनस 1 12/2 6 = 0। और अगर आपके सामने किसी भी मॉलिक्यूल का DU आपके सामने 0 आता है और नाइट्रोजन उसके पास 1 होता है, तो प्यारे बच्चों वो आपका 1 डिग्री एमाइन भी बना सकता है।
वो आपका 2 डिग्री एमाइन भी बना सकता है, और प्यारे बच्चों वो आपका 3 डिग्री एमाइन भी बना सकता है। लेकिन क्वेश्चन जो उसने पूछा है, उसने कहा है भाई हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, आप तो केवल 1 डिग्री एमाइन की बात करो। तो प्यारे बच्चों हम केवल 1 डिग्री एमाइन की आपसे बात करने जा रहे हैं। तो अगर 5 कार्बन की बात करते हैं तो 5 कार्बन का अगर आप एल्केन बनाते हो प्यारे बच्चों DU 0 से, तो 1 2 3 4 5, मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाया है, ऐसे दिखेगा नॉर्मल पेंटेन 1 2 3 4 5, दिस इज द आइसोपेंटेन एंड 1 2 3 4 और ये 5, ये आपके सामने बनता है नियोपेंटेन। अब हमें क्या करना है, H हटाना है, और चूंकि प्राइमरी अमाइन है इसलिए वहां पर NH2 लगाना है। तो बता दीजिए जितने रेडिकल बन जाए, 5 कार्बन से जितने रेडिकल बन जाए, आपको तो याद है क्लास में इतना बताया गया है 5 कार्बन से कितने रेडिकल बनते हैं, आपको चीजें पता है, लेकिन मैं यहां पे वापस से बता रहा हूं। तो ध्यान सुनो, यहां से H हटाकर NH2 लगाओ, या यहां से लगाओ तो बात एक ही है, तो यहां पे हटा दिया, यहां पे लगाओ और यहां पे लगाओ तो बात एक ही है, तो इसको हटा दिया और एक यहां पे लगेगा, यानी इस स्केलेटन से आपके सामने 3 बनेंगे। यहां पर देखिए तिराहा एंड चौराहा कंसेप्ट आपको याद होगा। यहां पर अगर देखिए एक सर्कल बना दीजिए, अगर आपके सामने, ध्यान सुना, अगर आपके सामने रास्ते समान आते हैं तो किसी एक रास्ते पे चलो। रास्ते समान होने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन का सेम होना, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन दोनों सेम है, तो किसी एक रास्ते पे चलो, सभी पर चलने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहां से इसको हटा दिया, और जहां जहां हाइड्रोजन वहां वहां रेडिकल, और जहां नहीं है हाइड्रोजन वहां नहीं है रेडिकल। तो प्यारे बच्चों देखेंगे तो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, टोटल इससे कितने बन गए, 4। ये 3 रास्ते तिराहा बोल दिया, ये 4 रास्ते चौराहा बोल दिया। लेकिन चारों रास्ते क्या सेम है, आइडेंटिकल है, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, तो किसी एक रास्ते पे चलना है। तो इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, एक यहां होगा, ना 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 बीच में नहीं, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कितनी है, 4 है। जहां जहां हाइड्रोजन वहां वहां रेडिकल, जहां नहीं है हाइड्रोजन वहां नहीं है रेडिकल। तो प्यारे बच्चों इससे आपके सामने 1 बना, तो टोटल 3 + 4 + 1 आंसर कितना हो गया, 8। और वैसे भी आप जानते हो 5 से कितने रेडिकल बनते हैं, 8 रेडिकल बनते हैं, ये आपको अच्छे से क्लास में याद कराया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पे आप NH2 लगाओगे तो वो प्राइमरी एमाइन बनेगा। नाउ योर आंसर इज 3rd, ये हो गया। तो आइसोमर का भी प्रैक्टिस हो गया, अच्छे से चीजें आप समझ पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहां पर आपके सामने साइनाइड ले लिया है, और यहां पे आपके सामने उसने एस्टर ले लिया है। थोड़ा सा हम इस पे काम करना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ले लिया एल्काइल साइनाइड, प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराया। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं CH3MgBr, CH3MgBr। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, तो इट इज ए सोर्स ऑफ CH3- एंड प्यारे बच्चों ये पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूट जाएगा खटैक, और आपके सामने बनेगा RC। यहां पे प्यारे बच्चों CH3 डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, और यहां लगा देना आप MgBr। नाउ अब इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वापर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि तुम कह रहोगे सर पोलर पाई बॉन्ड था, पोलर पाई बॉन्ड यहां पे भी है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या इस पर निगेटिव चार्ज आ चुका है, निगेटिव चार्ज आ चुका है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन ये अब कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसमें निगेटिव चार्ज आ गया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब इस पर अटैक नहीं करेगा, यानी इस रिएक्शन में बताएं 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड। नाउ आफ्टर दैट फिर हमने क्या लिया प्यारे बच्चों, यहां से वाटर लिया, आपके सामने बीच में बनेगा RC, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड NH, ये आपके सामने बनता है इमाइन। नाउ अगेन ध्यान सुना, आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहां से भी जवाब दे सकते थे। नाउ अगेन हमने आपके सामने, ये आपके सामने वाटर है, आपको पढ़ाया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया हाइड्रोलिसिस, इस बॉन्ड को तोड़ो O और यहां पर H2 जोड़ो, ट्रिक से सीधे बताया गया है। हम डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, यहां O लगा दो, इधर H2 लगा दो, कर सकते थे। तो प्यारे बच्चों आपके सामने बना RC CH3 डबल बॉन्ड O, और आपके सामने देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। बाकी उस प्रोडक्ट को हटा दीजिए, हमारा मेन प्रोडक्ट यहां पे। तो एल्काइल साइनाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है प्यारे बच्चों, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चा कहेगा सर कीटोन बन गया,
कीटोन पर वापस से ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कराओ? नहीं करा सकते। सर क्यों नहीं करा सकते? बिकॉज आपने पानी ले लिया है। सर पानी लेने से क्या होगा बेटा? ग्रिग्नार्ड एजेंट पानी के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा प्यारे बच्चों? जेरेविटनॉफ मेथड आरएच टाइप का एल्केन बना देगा। और सारे के सारे ग्रिग्नार्ड एजेंट जो थे वो आरएच टाइप के एल्केन बना दिए, यानी सारे के सारे ग्रिग्नार्ड एजेंट उलट गए भैया। तो यहां पर देखा जाए तो 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट ही यूज होता है। यहां ऐसे भी लिख सकता है, वो आपके सामने ऐसे भी लिख सकता है। तो यानी कि आपके सामने अगर साइनाइड लिया, एल्काइल साइनाइड लिया, या फिर यहां पर हमने एराइल साइनाइड भी ले लिया, तो प्यारे बच्चों उससे कीटोन बनेगा। की पॉइंट याद रखना, आपको याद करने का तरीका बताने जा रहा हूं कि एग्जाम में अगर आ जाए तो डायरेक्ट करना क्या है कि ये जो कार्बन है, ये आपके सामने जो कार्बन है, यहां पर क्या लगाओ? दिस इज द ग्रिग्नार्ड एजेंट से जो आर आ रहा है वो लगाओ, और नाइट्रोजन को चेंज कर दो ऑक्सीजन में। देखो डायरेक्ट यहां से बीच के स्टेप को भूलो, मैं डायरेक्ट एग्जाम में टिक करने की बात कर रहा हूं। तो क्या करोगे? इस कार्बन पर ग्रिग्नार्ड एजेंट से जो आर आ रहा है उसको लगाओ। देखो आर लग गया CH3 के रूप में, और इस नाइट्रोजन को हटा के ऑक्सीजन लगा दो। और अगर ऑक्सीजन लगाओगे तो ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, कीटोन बन गया। ये हो गया आपके सामने इस क्वेश्चन का कंसेप्ट नंबर ए। नाउ कंसेप्ट नंबर बी, अगर आपके सामने हमने ले लिया एस्टर RCOOR, या यहां पे कोई भी लिविंग ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन हम आपके सामने कराने जा रहे हैं CH3MgBr के साथ। इट इज ए सोर्स ऑफ CH3 माइनस, एंड प्यारे बच्चों ये करेगा अटैक, एंड बॉन्ड ओपन होगा, देन क्लोज होगा, एंड ये लिविंग ग्रुप जो हो जाएगा, लीव होकर बाहर निकल जाएगा। मैकेनिज्म चलती है SNAE, और इस मैकेनिज्म के थ्रू प्यारे बच्चों बन गया RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपके सामने लग गया CH3। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, और RO माइनस आपका अलग हो गया। यहां से हमने लिख दिया RO माइनस आपका अलग हो गया। अब सुनो ध्यान से बेटा, नाउ कीटोन बनने के बाद अगेन इस पर CH3MgBr रिएक्शन करेगा। पोलर पाई बॉन्ड, ये भी पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल थे, ये न्यूक्लियोफाइल, यहां भी पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। यहां से इट इज ए सोर्स ऑफ CH3 माइनस, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा खटैक। एंड प्यारे बच्चों आपके सामने जो बना दैट इज RCO माइनस, यहां पर आपके सामने CH3, यहां पे आया CH3, और यहां पे O माइनस MgBr। एक अकेला O माइनस दुनिया के सारे ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक सकता है एक्सेप्ट RH। यहां पे उसने लात मार, बॉन्ड ओपन हुआ था, O माइनस बना था, भी क्लोज होकर उसने लिविंग ग्रुप को निकाल दिया था। लेकिन यहां पे अगर R और H होते हैं पुअर लिविंग ग्रुप, मजाक में बोल देते हैं अतिथि ग्रुप, चिपको ग्रुप, ये एक बार चिपक गए तो निकलने का नाम जनरली नहीं लेते। एंड प्यारे बच्चों अब इसके बाद हमने क्या डाल दिया? इसमें पानी डाल दिया। तो प्यारे बच्चों आपके सामने RCOH CH3 एंड CH3 आपके सामने ये देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। आप ऐसे देख सकते हो, इधर H और इधर OH। तो जब हमने एस्टर से स्टार्ट किया तो 1 मोल और 1 मोल, कितने मोल? 2 मोल यूज हुए। और यहां पर कितने मोल यूज हुआ? यहां पर 1 ही मोल यूज हुआ। यानी अगर एस्टर से है तो फाइनल प्रोडक्ट किस में जा रहा है? एल्कोहल में जा रहा है। पहले कीटोन बनाया फिर एल्कोहल बना। लेकिन अगर हमने साइनाइड लिया तो उससे क्या बना? कीटोन। इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो अब देखो, अब तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकता हूं। आप भी तो बहुत समझदार हो, आप डायरेक्ट चीजों को समझ सकते हो। इधर देखिए ये क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर देखें तो क्या लिखा? C डबल बॉन्ड O, और यहां पर है OCH3, ये एस्टर है। हमने ले लिया आपके सामने CH3 MgBr, और ये भी कैसे ले लिया? एक्सेस में। प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा? क्या यहां पर जो प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा, अब सीधे ध्यान समझना, CH3 माइनस करेगा अटैक, और प्यारे बच्चों यहां पर C, और यहां पे आ जाएगा आपके सामने CH3, ये डबल बॉन्ड N माइनस, और यहां पे आ जाएगा MgBr, और यहां पर देखना प्यारे बच्चों आपके सामने दैट इज यहां से करेगा अटैक, और OCH3 माइनस निकल जाएगा खटैक। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O, एंड फिर यहां पे आ जाएगा आपके सामने CH3। फिर इसी पोजीशन पे फिर से कीटोन बन गया, वापस से CH3 माइनस करेगा अटैक, और O माइनस टूट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पर बना देता हूं प्यारे बच्चों, एक्सेस में ले रखा है। तो आपके सामने यहां पर हो गया O माइनस, और यहां पर CH3, और यहां पर CH3। देखिए बेटा फाइनल, देखिए यहां पर R था लेकिन बाद में 2 CH3 आ गए। तो यहां पर भी देखो प्यारे बच्चों आपके सामने
ये आपके सामने 2 CH3 आ गए और यहां पे लिख सकते हो आप MgBr, MgBr। चलिए साहब, ये आपने लिख दिया MgBr। नाउ अब आपने अगले स्टेप में ले लिया H3O+। अगर H3O+ लिया है तो डायरेक्ट अब आंसर लिख सकते हैं। आप बहुत समझदार हैं प्यारे बच्चों। इसको बॉन्ड हटाओ, यहां पे ऑक्सीजन जोड़ दो, डायरेक्ट आप बात करते हैं तो इधर हो गया CH3, यहां पे डबल बॉन्ड O, ऊपर तो बन गया कीटोन, साइनाइड से क्या बनता है कीटोन, एंड नीचे अगर बात करें तो यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर OH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। चेक करिए COCH3 और यहां पे है ये आपके सामने अल्कोहल। लेकिन देखो कितना बेहतरीन एग्जामिनर ने सेट किया क्वेश्चन। वैसे देखा जाए क्वेश्चन मॉडिफाइड बाय मी ही है, तो ध्यान सुनना, यहां पर देखो इधर से भी उसने इस पर रिएक्शन वापस से करा दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तब ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन मैंने आपके सामने डाल दिया ताकि आपको चीजें समझें। नीट 25 में भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था, तो ध्यान समझना। तो आपके सामने यानी उसने कहा कि यहां 1 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होगा, बिकॉज आप यहां डाल चुके हो पानी, सारा का सारा जो ग्रिग्नार्ड एजेंट था वो सारा का सारा रिएक्ट कर गया एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू, RH टाइप का एल्केन बना दिया। तो हम कह सकते हैं दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये सेकंड हुआ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने सोचा एग्जाम से पहले इस कंसेप्ट को एक बार आपको रिवाइज करा दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ ये आपके सामने जो ऑप्शन है यही चीजें नीचे लिखा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है। नाउ इसके बाद अगर हम आपके सामने कहें तो द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड, बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन आ गया है। द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड फॉर्म्ड इन्वॉल्विंग एलेनिन, ग्लाइसिन एंड वैलिन where no amino acid has been used more than once। तो बहुत आसान है, इसमें तो मैथमेटिक्स था, कॉम्बिनेशंस बनाना था। जैसे एलेनिन की बात करें तो इसको हम लोग 1 वर्ड में लिख देते हैं A, ग्लाइसिन को लिख देते हैं G और वैलिन को लिख देते हैं आपके सामने V। तो आप सुनो कैसे बना सकते हो एलेनिन के साथ ट्राइपेप्टाइड की बात है, पॉसिबिलिटी बताओ। सबको एक ही एक बार यूज करना है, तो एक कॉम्बिनेशन में एक बार यूज करना है। तो A के साथ क्या बच गया G एंड B, आप ऐसे भी लिख सकते हो A के साथ V और G। AGB और ABG अलग अलग ट्राइपेप्टाइड हैं बेटा, अलग अलग ट्राइपेप्टाइड हैं। तो A को पहले रखते हुए 2 कॉम्बिनेशन बना लिए। चलो साहब, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, G को पहले रख देते हैं। G को पहले रखोगे तो आपके सामने बच गया A एंड B, एंड G को रख दिया तो हो गया V एंड A। ये 2 कॉम्बिनेशन बन गया आपके सामने। A भी आ गया, G आ गया, अब आता है V वाला। V रखा तो अब बच गया A और G, तो यहां लिख दिया A एंड G और V के साथ आ जाएगा G एंड A। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशंस आपके नहीं बन रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 2, 2, 4 और 2, 6। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जितने अमाइनो एसिड होते हैं यहीं पे चीजें समझना, अगर आपके सामने N अमाइनो एसिड हैं, N अमाइनो एसिड हैं, तो उसका नाम हो जाता है N पेप्टाइड। N पेप्टाइड नाम हो जाता है। जैसे 3 अमाइनो एसिड तो ट्राइपेप्टाइड, 2 अमाइनो एसिड से बना हुआ डाइपेप्टाइड। लेकिन उसमें जो पेप्टाइड लिंकेज होता है प्यारे बच्चों N-1 पेप्टाइड लिंकेज होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर ट्राइपेप्टाइड है तो कितने अमाइनो एसिड से होगा, 3 अमाइनो एसिड से होगा। पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे, 3 - 1 दैट इज 2 पेप्टाइड लिंकेज होंगे। तो इस पर भी आधारित आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो आसान क्वेश्चन था। नाउ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि अभी इस समय हॉट टॉपिक चल रहा है, जिससे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं और आने के चांसेस भी हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो लगातार क्वेश्चंस उस पर जेईई मेंस हो चाहे नीट हो पूछ ही रहा है, इसलिए मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने पेपर में इससे क्वेश्चंस को जरूर रखा जाए। तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, रिएजेंट यूज्ड एंड कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप डिटेक्टेड। तो जैसे है एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये कौन सा सोल्यूशन है। आपने नाम सुना होगा बेनेडिक्ट एंड फेलिंग। बेनेडिक्ट जो है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एनटीए द्वारा इंक्लूडेड सिलेबस केमिस्ट्री लैब मैनुअल में बेनेडिक्ट के बारे में बात करी गई है, अच्छे से बात करी गई है। इवन दैट इन डिटेल टॉलेंस फेलिंग और बेनेडिक्ट के बारे में बात करी गई है, वहां से आप चीजों को जरूर पढ़ना। तो ये आपके सामने है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। दिस इज द बेनेडिक्ट सोल्यूशन। जब सिट्रेट होता है, सिट्रेट, ठीक ना, तो सोडियम, तो सिट्रेट का जब सॉल्ट होता है तो दैट इज क्या होता है प्यारे बच्चों, वो आपके सामने क्या होता है, दैट इज द बेनेडिक्ट, ठीक है ना। और अगर आपके सामने सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, टार्टरिक एसिड का सॉल्ट होता है, रॉचेल सॉल्ट, तो वो किस में होता है, फेलिंग में। और दोनों में ही क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, ये ए वाला पार्ट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए साहब
नाउ अब आपके सामने बेनेडिक्ट की बात करी है, तो बेनेडिक्ट किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई? देख लो देख लो देख लो, देखो ये एल्डिहाइड नजर आए, तो फेलिंग हो चाहे बेनेडिक्ट हो, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन टॉलेंस जो है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इसमें एल्डिहाइड की बात करें तो ए का आंसर हो गया आपके सामने थर्ड, ए का हो गया थर्ड। नाउ न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन, इनॉल वाले कंपाउंड जो होते हैं इनोलिक कंपाउंड, और इनॉल की बात करें तो फिनॉल भी है। देखो बेटा, फिनॉल चीख चीख के चिल्लाता है क्योंकि कहता है मेरे अंदर है इनॉल, दुनिया मुझे कहती है फिनॉल। तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने इनॉल का टेस्ट देगा, और प्यारे बच्चों दैट इज द वायलेट कलर मिलता है। तो आपके सामने फिनॉलिक कंपाउंड इसमें से जो दिख रहा है दैट इज 4। देखें बेटा ये क्या है, ये आपके सामने दिस इज द, जब आपके सामने बेंजीन रिंग से sp2 कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा है दैट इज फिनॉलिक इन नेचर। एंड प्यारे बच्चों बी का आंसर हो जाएगा आपके सामने 4। एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी कार्बिल एमाइन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ रिएक्शन। तो अगर एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म आपके सामने आ जाता है तो प्यारे बच्चों वो प्राइमरी अमाइन से यानी NH2 को वो बदल देता है, किसमें प्यारे बच्चों? NH2 को बदल देता है, यानी इसी को रिएक्शन करेगा और इसको बदल देगा यहाँ पे आपके सामने दैट इज NC में। ठीक है, ऑफेंसिव इसमें लाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI, या लिख सकता है I2 प्लस NaOH, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। अगर आपके सामने प्यारे बच्चों ध्यान सुनना CH3CHOH ग्रुप आ जाए या CH3CO ग्रुप आ जाए, ठीक है ना प्यारे बच्चों, जैसे इथेनॉल आ जाए या 2 एल्केनॉल आ जाए, मिथाइल एल्डिहाइड आ जाए या मिथाइल कीटोन आ जाए इन जनरल, तो प्यारे बच्चों ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। एंड प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आपका जो मैच मिल रहा है वो है 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर हो गया 4। तो इन सब चीजों को रिवाइज करना कोशिश करी गई है, मल्टीपल कंसेप्ट के ही क्वेश्चंस लिए गए हैं। मैं चाहता तो कोई एक ही पूछ लेता कि बताओ ये कौन सा टेस्ट दे रहा है, लेकिन इस तरह से आपके बहुत सारी चीजें, अब मैंने बेनेडिक्ट बोला तो आज ही आप कॉपी में वापस से रिवाइज कर लो, वापस से फेलिंग, बेनेडिक्ट, टॉलेंस, सिप्स रिएजेंट, फिर सिप्स बेस क्या है, सिप्स रिएजेंट क्या है, इन सब चीज का रिवीजन करो, तो धीरे धीरे चीजें आपकी थोड़ा फास्ट जाएंगी, आप समझेंगे अच्छे से। नाउ अगला क्वेश्चन आपके सामने, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पूरी कोशिश करी गई है, एनसीईआरटी की चीजें को आपके सामने रखा गया है ताकि चीजें आप अच्छे से समझ सकें। आपके सामने रेफरेंस भी यहाँ लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके रिएक्शन जब हम कराते हैं B2H6 B2H6, या लिख सकता है वो BH3THF, इसमें से कुछ भी लिख सकता है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, इसमें से वो कुछ भी लिख सकता है। एंड नंबर 2 पर उसने लिख दिया आपके सामने H2O2 NaOH। ये कौन सा रिएक्शन है प्यारे बच्चों? दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहला वाला जो रिएजेंट है वो हाइड्रोबोरेशन कराता है और सेकंड वाला जो है वो ऑक्सीडेशन करा देता है। और प्रोडक्ट इज लाइक एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2, इधर H इधर OH, और आपके सामने बन जाएगा CH2OH। ये आपके सामने बना 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद देखो फिर से PCC आ गया, PCC लिया तो PCC 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएगा, तो आपके सामने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये आपके सामने बन गया एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। चलो साहब, फिर आपके सामने वही रिएक्शन आया CH3 MgBr, तो यहां पर ले लिया CH3 MgBr, इट इज ए सोर्स ऑफ CH3 माइनस, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रिएक्शन करता है, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूटा खटैक, लेकिन नंबर 1 पर ये लेंगे एंड नंबर 2 पर वो आपके सामने लिख सकता है H2O, ये लिख सकता है H3O+, या फिर लिख सकता है प्यारे बच्चों H+। यहां नहीं लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें इंक्लूडेड है, ऑप्शन के हिसाब से अपन चलेंगे। तो प्रोडक्ट जो आपके सामने बना CH3 CH2C, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूटा खटैक, O- बन गया, O- हुआ। यहाँ पे आपके सामने प्यारे बच्चों ये आपके सामने है H, और ये आपके सामने यहाँ पे लग जाएगा CH3, तो यहाँ लगा दिया मैंने CH3, और पानी यहाँ पर वापस से H लगा देगा।
दिस इज द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आ चुका है। तो देख सकते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3 एंड यहाँ पे OH लगा है। दिस इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? तो आप देख सकते हैं दिस प्रोडक्ट इज ए 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। नाउ प्यारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एंड ईथर। ईथर बनाने की बात करी गई है। अच्छे एग्जांपल्स हैं, यहां से लिए गए हैं। इन एग्जांपल एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है, इस पेज नंबर और इस एग्जांपल से। ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठाया गया है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये 3 डिग्री आरएक्स है। और 3 डिग्री आरएक्स जो है प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं ईथर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया RO- प्लस RX या R-X, तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने SN2 मेथड होता है। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूटा खटैक और बन गया ROR-, और आपके सामने प्लस X माइनस को हमने अलग कर दिया, ये प्रोडक्ट बना। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ये ईथर बन गया। SN2 हो रहा है, SN2 के लिए हमें पूरी कोशिश करनी कि जो RX है या तो वो CH3X हो और या तो फिर वो आपके सामने 1 डिग्री RX हो, जिससे बेटर प्रोडक्ट मिलेगा ईथर का। पूरी कोशिश करें CH3X रखो, क्योंकि जैसे ही बीटा H आने लगता है प्यारे बच्चों, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल के साथ एक अच्छा बेस भी है, वो एलिमिनेशन E2 करने लग जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर देखा जाए 3 डिग्री RX है, और भैया 3 डिग्री RX तो SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। 3 डिग्री RX तो SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से यहां से H, यहां से Cl निकालो, आपके सामने बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द आइसोब्यूटाइलिन। यहां का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्यारे बच्चों बनेगा आइसोब्यूटाइलिन। तो प्यारे बच्चों ये गलत है, ये सही है। चलो साहब, दूसरे की बात करें तो एल्कोहल से ईथर बनाना, ये भी एनसीईआरटी का है प्यारे बच्चों। तो एल्कोहल से ईथर बनाने की बात करें, देखो पहला वाला ये आपके सामने है प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना। अगर आपको बनाना है ये वाला ईथर बनाना है, तो आपको ऐसा RX लेना पड़ेगा जो SN2 दे। तो देखो हमने पलट दिया, यहां इन्होंने क्या किया है, 3 डिग्री RX लिया है, तो हमने 3 डिग्री RX ना लेकर 3 डिग्री RO- ले लिया। हाँ, यहां पर रिएक्शन हो जाएगा, ये करेगा अटैक। ये है आपके सामने, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे प्यारे बच्चों, जिसपे लिविंग ग्रुप जुड़ा है। ये निकलेगा खटैक और आपके सामने जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा। ये बनाने का मेथड, अगर आपको ये ईथर बनाना है तो आपको इस प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर हमने इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल लिया, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इसकी रिएक्शन हम कंसर्न H2SO4 से कराते हैं। अगर टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो सब्स्टिट्यूशन, और अगर टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो एलिमिनेशन। अगर हम बात करते हैं 413 केल्विन, तो ये है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और 443 केल्विन ये है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्यारे बच्चों 413 केल्विन पर 2 मॉलिक्यूल मिलकर, प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, जैसे CH3 CH2 OH प्लस, ये आपके सामने दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया। 2 मॉलिक्यूल मिलकर पानी निकालते हैं, मैकेनिज्म क्लास में बताई गई है। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2O CH2 CH3 बनता है। यहां जो मैकेनिज्म चलती है प्यारे बच्चों SN2, दिस इज द बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, एंड बन गया आपके सामने दिस इज द इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। 2 मॉलिक्यूल मिलकर पानी निकाल रहे हैं, बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो 413 केल्विन पर ईथर बनता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड या 443 केल्विन कर दें तो एलिमिनेशन होने लग जाता है। इसको करने का तरीका आपको बता दें, बाकी मैकेनिज्म आपको एलिमिनेशन में बताई गई है कि प्यारे बच्चों CH2OH, यहां से आप पानी निकाल दो और ये हो जाता है देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं इथीन, या फिर बोल दो, इसे बोल दिया दिस इज द इथाइलिन। और यहां पर देखा जाए तो यहां पे हो रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। E2 मैकेनिज्म से आगे बढ़ता है प्यारे बच्चों। तो देखा जाए तो 443 पर क्या हो गया, आपके इथीन बनेगा, एंड 413 केल्विन पर आपके सामने क्या बनेगा, ईथर। तो आइए देख लेते हैं, यहां पर क्या है
443 केल्विन पर ईथर बनाया है। नहीं साहब, ये गलत है। यहां क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा, ये सही है। 413 केल्विन पर ईथर बनाया है, एकदम आप सही हो, आप एकदम सही हो। उसने बोला है बेस्ट मेथड। और अगला बताओ, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन C2H5O- दैट इज सोडियम इथॉक्साइड के साथ करा रहा है और कह रहा है ईथर बना रहे हो। भैया कैसे बना दोगे ईथर? ये वाला सेंटर आपके सामने sp2 सेंटर है और sp2 सेंटर से जुड़ा हेलोजन, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हेलोजन ना ही SN2 देता है और ना ही SN1 देता है, ना ही SN2 देता है, ना ही SN1 देता है। ये दोनों नहीं देगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्यारे बच्चों? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर SN2 नहीं देगा और अगर आपने कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करी, मान लो करी, तो अनस्टेबल फिनाइल केटायन बनता है। तो ये दोनों ही नहीं देता है। तो प्यारे बच्चों, ये भी आपके सामने क्या है, दिस इज द रॉन्ग। तो आपके सामने जो आंसर चला जाएगा सही, वो हो जाएगा थर्ड। तो पूरी की पूरी चीजें आपकी अच्छे से रिवाइज भी हुई होंगी। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप मेरे डिस्कशन से जरूर सेटिस्फाइड होंगे। आप अपना व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नाउ अगला क्वेश्चन विटामिन से अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है विटामिन। तो विटामिन B1 जो है, विटामिन B1 जो है प्यारे बच्चों, ये आपके सामने दिस कहलाता है थियामिन। थियामिन, अब जैसे थियामिन है, हो सकता है हम आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर दें। एक वर्ड आपके सामने आता है दैट इज कॉल्ड एज ए थाइमीन। ये थाइमीन क्या है? दिस थाइमीन इज द नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस आपने पढ़ा होगा Ag और पढ़ा होगा कट। एडेनिन ग्वानिन जो होते हैं, इसमें आपका प्यूरिन रिंग होता है और साइटोसिन यूरेसिल थाइमीन में जो होता है, इसमें आपके सामने पायरिमिडीन रिंग होता है। एंड प्यारे बच्चों, ये जो थाइमीन है वो इससे एसोसिएटेड है। किससे प्यारे बच्चों? दैट इज द पायरिमिडीन रिंग से एसोसिएटेड है। तो ये थाइमीन अलग बात, थियामीन अलग बात। और विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी डिफिशियंसी डिजीज होती है। तो ए का हो गया 2। विटामिन B2 जिसे बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से होता है चिलोसिस। जो ओठों के पास, लिप्स के पास जो होते हैं, वो क्या है, थोड़े कटे फटे हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, दिस बी का आंसर हो गया आपके सामने 5। चलो आइए नाउ, अगर आपके सामने बोले तो अब आपके सामने विटामिन B6। विटामिन B6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन। तो पैराडॉक्सिन है, तो इसका आंसर हो गया आपके सामने, दिस इज द 4। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। एंड यहां पे अगर हम बात करें तो आरबीसी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके कारण परनीसियस एनीमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज द 3rd। एंड विटामिन डी की डिफिशियंसी डिजीज जो होती है रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलेसिया। रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में और ऑस्टोमेलेसिया होता है एडल्ट्स में। तो इसका हो जाएगा मैच 1। तो आपके सामने हो गया 25431। 25431 आंसर हो गया 1। हम आपको रिकमेंड करेंगे और हम आपको कहेंगे भी कि आप इस चीज को जरूर देखें। इवन दैट आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बायोमॉलिक्यूल्स पार्ट 2, जिसमें मैंने स्पेशली अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब के बारे में अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। आप वहां पे देख सकते हैं, क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए जीरोप्थैल्मिया, विटामिन B1 थियामिन बेरी बेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन चिलोसिस, ठीक है ना, या आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन, ये सारी चीजें। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, कन्वल्सन्स, विटामिन B12 परनीसियस एनीमिया, इधर जो हम लिखे हैं डिफिशियंसी डिजीज है। और सोर्स भी आप एक बार जरूर देखिएगा। विटामिन C जो है एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपके सामने क्या है, दिस इज द स्कर्बी, ब्लीडिंग गम्स होता है। विटामिन डी क्या है, रिकेट्स, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमेलेसिया, सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स। विटामिन ई increased fragility of RBC and muscular weakness, and विटामिन K increased blood clotting time। तो ये सामने पता होना, विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 या विटामिन H बोलते हैं बायोटीन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में एक चीज और भी आपको पता होनी चाहिए कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, यस आप एकदम सही बोल रहे हैं,
फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ये है आपके सामने A, D, E एंड K। ये स्टोर्ड इन बॉडी, स्टोर्ड इन बॉडी, इन्हें बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन, जैसे आपके सामने आ गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ गया एंड विटामिन सी आ गया, कैन नॉट स्टोर in body, excreted through यूरिन, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनना, इसमें एक्सेप्ट विटामिन B12, B12 को स्टोर्ड इन बॉडी, ये बॉडी में स्टोर्ड हो सकता है और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, तो ADEK एंड विटामिन B12। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, रिवीजन जरूर करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर वही मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस लेके आऊं जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आप रिवीजन कर सकें। तो लेसाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं, NSXP के लिए। लेसाइन टेस्ट आ जाए तो लिखो NSXP, तो NSP और X, तो ये हो गया आपके सामने थर्ड हो गया, ठीक है ना, डिटेक्शन होता है इसका। क्यूप्रिक ऑक्साइड आ जाए तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए, तो इधर आ गया प्यारे बच्चों, ये आपके सामने हो गया 1। सिल्वर नाइट्रेट आ जाए तो ये हैलोजन, स्पेसिफिकली हैलोजन के लिए होता है, ये है 4। एंड द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रेट गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट विथ एसिटिक एसिड एंड लेड एसिटेट, एंड ब्लैक प्रेसिपिटेट जो होता है वो लेड सल्फाइड का होता है। तो प्यारे बच्चों वो सल्फर के लिए होता है, सल्फाइड मतलब सल्फर के लिए, तो ये हो जाएगा आपके सामने सेकंड। तो आंसर देखा जाए तो हो गया आपके सामने 3142, आंसर हो गया आपके सामने थर्ड। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, आपके सामने चीजें हैं, एक क्विक रिव्यू है। कार्बन की रिएक्शन जब हम क्यूप्रिक ऑक्साइड या हाइड्रोजन की रिएक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और कार्बन को CO2 में एंड हाइड्रोजन को H2O में ऑक्सीडाइज करता है। एंड कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड NH2 आए हैं, तो अगर हम लाइम वाटर डालते हैं, लाइम वाटर डालने से मिल्की सोल्यूशन आ जाता है, मिल्की सोल्यूशन आता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो प्यारे बच्चों वो CO2 को डिटेक्ट करता है, जिससे पता चल जाता है कि वो कहां से आया है, कार्बन से आया है। और अगर हम उसमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, दिस इज द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डालते हैं, तो प्यारे बच्चों एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। और व्हाइट कलर होने के कारण प्यारे बच्चों जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो बना लेता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल जिसका कलर कैसा है, ये आपके सामने ब्लू कलर है। और ब्लू कलर का आने का मतलब यानी पानी के साथ संपर्क हुआ है, यानी हाइड्रोजन, यानी आपके सामने क्या होगा, दिस इज द हाइड्रोजन। क्या मेरी बात क्लियर होगी इतनी? चलिए साहब, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, चलिए हो गया। तो यानी यहां पर जो लिखा हुआ था आपके सामने दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो ये कार्बन है, ये आपके सामने कार्बन है। दूसरा, अगर हमने आपके सामने सल्फाइड लिया है, ये है S-2, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं लेड एसिटेट इन एसिटिक एसिड, तो प्यारे बच्चों PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये किसको हो गया प्यारे बच्चों, देखो ये आपके सामने द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रेट गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसिटेट, ये आपके सामने सल्फर हो गया। नाउ अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों दैट इज हैलोजन की, तो हैलोजन में बात करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ NaX AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है और AgX का प्रेसिपिटेट देता है। अगर ये प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है एंड सॉल्युबल इन NH4OH है, तो फिर वो व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl के कारण आया है, और AgCl के कारण आया है तो वो कंफर्म करता है किसको, क्लोरीन को।
अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है और स्पेरेंगली साल्बोनिन NH4OH है तो यानी AgBr बना है, तो वो बताता है किसके कारण आया होगा, AgBr कारण, तो वो बताता है Br के बारे में। और अगर येलो प्रेसिपिटेट आया है एंड इन साल्बोनिन NH4OH है तो प्यारे बच्चों वो आपके सामने AgI के बनने के कारण आया होगा, और AgI बना है तो कहां से आया होगा, वो आयोडीन से आया होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने कि ये सिल्वर नाइट्रेट क्या है, दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट तो आया हेलोजन स्पेसिफिकली, ये आपके सामने हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभी डिस्कशन हुआ है आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उनको तो आपने अच्छे से डिस्कशन देखा ही होगा, लेकिन इसके अलावा भी आसपास क्या क्या चीजें कवर हो सकती हैं, क्या क्या पूछ सकता है, मैंने वो भी कोशिश करी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे डिस्कशन से आप पूरा सहमत होंगे, आप सेटिस्फाइड होंगे। एंड कोशिश करते रहिए, इसी तरह से डिस्कशन आगे भी आपके लिए आते रहेंगे। अनअकैडमी के सारे एजुकेटर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं बस, लेकिन इन बचे हुए दिनों में आपको एक अच्छी नींद जरूर लेनी है, कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लेनी है प्यारे बच्चों। और अब सोचने का समय नहीं है क्या होगा या क्या नहीं होगा, अब केवल ये सोचने का समय है जितना टाइम बचा है उसको हम पॉजिटिवली विथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे पढ़ें ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो पूरे अनअकैडमी परिवार की तरफ से मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आपको विश यू ऑल द बेस्ट बोलते हैं। आगे के टेस्ट में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।